नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरवाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की खबरों की। केंद्रीय लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के आज घोषित किए गए नतीजों में जम्मू कश्मीर के 16 होनहारों ने बाजी मारी है। यूपीएससी ने आज 829 सफल उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी, जिसमें 16 उम्मीदवार जम्मू कश्मीर के हैं। इनमें से जम्मू के अभिषेक अगस्त ने 38वां और सनी गुप्ता ने 148वां और देव आहूति ने 177वां और पार्थ गुप्ता ने 240वां रैंक हासिल किया। इन चारों के अलावा कश्मीर के 12 उम्मीदवारों ने भी अपनी सफलता का परचम लहराया। और साफ आप देख सकते हैं कि आज अभिभावकों के अंदर किस तरह से खुशी की लहर है, क्योंकि जितनी मेहनत उनके बच्चों ने की थी वो आज रंग लाई है। कश्मीर से भी ज्यादातर उम्मीदवार जो हैं वो निकलकर सामने आए हैं और जम्मू से भी आज कई युवाओं ने अपना परचम लहराया है। बहुत अहम चीजें रहती हैं कि किस तरह से आप मेहनत करते हैं और उसका फल आपको जरूर मिलता है। तो खास बातचीत करेंगे इस वक्त सनी गुप्ता जम्मू से जो ताल्लुक रखते हैं, वो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। उन्हीं से बातचीत करेंगे कि आखिर कैसा पूरा सफर रहा। तो सनी, कितनी मेहनत करनी पड़ी यहां तक पहुंचने के लिए? जी, कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। अगर मेरा ये 6th अटेम्प्ट था तो मतलब मैं 4 बार फेल भी हो चुका हूँ। तो 6th अटेम्प्ट था, तो बस मेरे हिसाब से मेहनत जो है वो कंसिस्टेंसी में है। कंसिस्टेंट हम नहीं रह पाते अटेम्प्ट, नंबर ऑफ अटेम्प्ट में या नंबर ऑफ आवर्स जो हमें देने पड़ते हैं। अगर हम कंसिस्टेंट रहें तो आज नहीं तो कल हमारी मेहनत रंग लाती है। तो कंसिस्टेंसी इज द की थिंग। लेकिन सनी, बड़ा सवाल यहां पर यह रहता है कि कई बार आप जिस तरह बता भी रहे हैं कि फेल हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी आपने हिम्मत नहीं हारी। कुछ कहना चाहेंगे युवाओं से, क्योंकि आजकल हम बहुत ज्यादा देख रहे हैं कि युवा जो हैं वो बहुत जल्दी अपने आप को डिमोरलाइज फील करते हैं। कुछ उन लोगों से कह दीजिए कि अगर आप फेल भी हो जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप अगर काम नहीं करते हैं, उस पर अगर अपनी हिम्मत नहीं दिखाते हैं तो पास नहीं हो सकते। जी देखिए, हमें हमेशा अपनी जर्नी को एंजॉय करना चाहिए। तो जर्नी जैसी भी रहे, फॉर एग्जांपल मैं 4 अटेम्प्ट्स में इंटरव्यू दे दिए बट नहीं हो पाया, तो लेकिन उनमें सीखने को काफी कुछ मिला। तो जर्नी को हमेशा एंजॉय करना चाहिए। जब भी आपका रिजल्ट आपके मुताबिक ना हो तो हिम्मत ना हारें और अपने जो। और सनी, अगर आपकी जर्नी के बारे में हम जानना चाहें, किस तरह से पूरी जर्नी रही? जर्नी मैंने कहा कि जर्नी मेरी काफी स्मूथ नहीं थी। मतलब मैंने हर बार अपना मेंस दिया है बट मैंने क्वालिफाई नहीं कर पाया। लेकिन मैंने स्टेट सिविल सर्विसेज भी दिया है। शायद स्टेट सिविल सर्विसेज निकालने के बाद मेरा जो आउटलुक था वो चेंज हुआ। मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि अगर स्टेट निकल सकता है तो 4th अटेम्प्ट के बाद स्टेट सिविल सर्विसेज निकला था, तो उसके बाद मैंने दिया। तो पहले मैं रेलवेज में सिलेक्ट हुआ था, 320 रैंक आया था लास्ट ईयर, और इस टाइम 140। और सनी, अहम सवाल यहाँ पर यह है कि पहले आपने केएस किया, उसके बाद आईएएस, किस तरह से पूरा सफर रहा? जी, तैयारी मैंने पहले आईएएस की थी और केएस जो था मैंने आईएएस की प्रिपरेशन के साथ साथ दिया था। तो शुरू मैंने आईएएस से किया था, लेकिन सफलता मुझे पहले केएस में मिली और फिर आईएएस में मिली। लेकिन एक बहुत बड़ा और अहम सवाल पूछने जा रही हूं, क्योंकि आजकल युवा जो हैं जब डिमोरलाइज हो जाते हैं तो वो सुसाइड की तरफ चले जाते हैं। कुछ उन युवाओं से कहना चाहेंगे कि आपको अपने आप को डिमोरलाइज फील नहीं करना है, हिम्मत रखनी चाहिए और ऐसा स्टेप बिल्कुल भी नहीं उठाना है? जी बिल्कुल। देखिए, यूपीएससी इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ, राइट। मतलब आप यूपीएससी के जरिए हम पब्लिक सर्विस करना चाहते हैं। वी वांट टू बी सिविल सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट, जिससे हम लोगों की मदद कर सकें। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिविल सर्विसेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे हम लोगों की मदद कर सकते हैं। आप इसको अपना एंड नहीं बनाइए। अगर आप लोगों की वाकई में मदद करना चाहते हैं और आप सिविल सर्वेंट बनना चाहती हैं तो जरूर बनिए। लेकिन अगर आप नहीं कर पाते, क्योंकि हर साल ऑब्वियसली सिर्फ 800, 900, 1000 लोग ही सिलेक्ट होते हैं, तो 10 लाख लोग जो है वो इसका एग्जाम करते हैं। तो ऑब्वियसली वो 9,90,000 लोग, 90 क्या 99,000 लोग सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। भ्रष्टाचार को लेकर अगर मैं बात करना चाहूँ, अपनी लोगों की सेवा जो है किसी भी तरह से कर सकते हैं जी। आप कुछ भी कीजिए और अपना जो बैकअप प्लान है वो हमेशा तैयार रखिए। 148वां स्थान आपने प्राप्त किया है, कोई छोटी बात तो नहीं होती है। हिम्मत काफी और मेहनत भी काफी आपने की है। लेकिन भ्रष्टाचार को लेकर अगर मैं कुछ आपसे जानना चाहूँ, क्या कहेंगे भ्रष्टाचार को लेकर कि किस तरह से उस पर काम होना चाहिए? जी, इसके लिए तो ऑब्वियसली जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होनी चाहिए। भ्रष्टाचार को कतई भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए,
चाहे 1 पैसे का हो, चाहे 1000 रुपए का हो। और अगर यही पॉलिसी और यही सोच लेके चलें तो हमें पॉलिसी भी वैसी ही बनेगी और लोगों का एटीट्यूड भी वैसा ही होगा कि ना तो लोग भ्रष्टाचार में पार्टिसिपेट करेंगे और बाकी लोग जो है वो खुल के कंप्लेन कर सकेंगे ताकि इसको जड़ से निकाला जा सके। और आने वाले समय में अगर आप किसी ओहदे पर जाते हैं तो किस तरह पूरा काम करेंगे, किस तरह से पूरी काम करने की एक स्ट्रैटेजी जो है वो हो सकती है? ये स्ट्रैटेजी सबसे बड़ा सिविल सर्वेंट के पास जो चीज मेरे हिसाब से होनी चाहिए, जो लोगों को मुहैया करानी चाहिए, वो है एक्सेसिबिलिटी। आपके पास एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए कि लोग आपको आसानी से आपके पास पहुंच सके। अगर आप आईएएस हैं, आईपीएस हैं, तो लोग आपके पास पहुंच सके, आप कंप्लेन अगर उनको कोई समस्या है तो आप तक पहुंच सके, आप तक अपनी समस्या पहुंचा सके। तो मेरी यही स्ट्रैटेजी रहेगी। आजकल तो इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी है, एसएमएस है, सब कुछ और है। यही सबसे बड़ा सवाल रहता है कि आम जनता तक आईएएस जो है वो नहीं पहुंच पाते हैं और जो आम जनता है वहां तक अपनी गुहार नहीं पहुंचा पाती है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप जब आप आगे जाना चाहते हैं या जाने की कोशिश करते हैं तो वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो क्या जब आप अपनी कुर्सी पर बैठते हैं तो किस तरह से पूरा बदलाव रहेगा ऑफिस के अंदर? जी, वही मैंने आपसे कहा कि आजकल तो टेक्नोलॉजी है, तो विद वन फोन कॉल, वन एसएमएस, इवन इंटरनेट के जरिए, वेबसाइट के जरिए वो अपनी कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं। तो मैं एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम बनाना चाहूंगा कि लोग अपनी कंप्लेन जो है, अगर मैं उनसे मिल ना पाऊं तब भी वो हमारे सिस्टम में कंप्लेन दर्ज करवा सके और ताकि उसके ऊपर जल्द से जल्द एक्शन लिया जा सके। क्योंकि जितना ही जल्दी हम लोगों की ग्रीवेंसेस रिड्रेस करेंगे उतने ही लोगों का विश्वास जो है वो सिस्टम पे बना रहेगा और लोग मानेंगे कि हमारा देश प्रगति कर रहा है और उनको उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उससे निजात मिलेगी। चलिए, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद सनी, जिस तरह से आपने एक जीत तो हासिल की ही है, क्योंकि 148वां स्थान आपने हासिल किया है। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि सनी गुप्ता जम्मू से हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो यूपीएससी का एग्जाम पास कर चुके हैं, 148वां स्थान हासिल कर चुके हैं। और बहुत अहम चीजें उन्होंने कही है कि जब भी वो अपनी कुर्सी पर विराजमान होते हैं या बैठते हैं तो वहां पर किन किन चीजों को लेकर बदलाव करेंगे। आपने देखा कि उनका साफ कहना था कि वो आम जनता तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, आम जनता की आवाज को सुनने की कोशिश करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यही रहता है कि किस तरह से वहां पर पूरी स्ट्रैटेजी जो है जाएगी कि आम जनता वहां कैसे पहुंचेगी, किस तरह से पूरा काम जो है वो होगा। लेकिन आज जो हमारे युवाओं ने अपना परचम लहराया है वो काबिले तारीफ था, चाहे वो कश्मीर के युवा हो या फिर जम्मू के। क्योंकि जब कोई बच्चा मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, तो जब वो पास होता है तो वो बहुत खुश होता है। लेकिन एक संदेश उन बच्चों के लिए भी जो पास नहीं हो पाते हैं, उन्हें डिमोरलाइज कभी भी नहीं होना है। चलिए बढ़ जाते हैं अब आगे। और जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर में बीती देर रात टोल प्लाजा पर बवाल चलते जिस तरह से देखा गया है, टोल प्लाजा के अंदर रात के समय में एक बड़ा बवाल जो है वो मचता है। वहां धारा 144 लागू कर दी जाती है और लखनपुर में नाकेबंदी कर दी जाती है ताकि टोल प्लाजा का विरोध करने वाले अब दोबारा वहां नहीं पहुंच सके। और पुलिस के मुताबिक लोगों से मारपीट करने वाले भी टोल प्लाजा के 6 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। और दूसरी तरफ एफआईआर तोड़फोड़ करने वालों पर लगाई गई है। गौरतलब यह भी है कि बीती रात एक व्यक्ति से टोल प्लाजा के कर्मचारियों ने मारपीट की थी, जिसके बाद वहां लोगों का हुजूम उमड़ा और उन्होंने टोल प्लाजा को तहस नहस कर दिया। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश हो रही हैं। एक रात की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर तोड़फोड़ होती है और एक दूसरे को मारा जाता है, हर एक चीज को वहां पर तोड़ा जाता है, नुकसान किया जाता है। और दूसरी तस्वीर जो आज की है, जहां तारबंदी कर दी जाती है और हर किसी को तलाशी के बाद, गहनता से जांच के बाद ही आगे जाने की इजाजत दी जा रही है। इसमें 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं। एक जो टोल प्लाजा में काम करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ, जिन्होंने अलिजेडली मैन हैंडल किया था एक कम्यूटर को, उसमें 7 लोग नामजद थे, जिसमें से 6 गिरफ्तार कर दिए जा चुके हैं। और दूसरी एफआईआर जो है एक नामालूम भीड़ के खिलाफ की गई है, जिन्होंने जाके तो तोड़फोड़ की है टोल प्लाजा में। और अभी हम अलग अलग माध्यमों के जरिए लोगों की शिनाख्त करने में लगे हुए हैं। देखिए, नॉर्मली जब भी ऐसा होता है कि हमें एक एप्रीहेंशन होता है कि यहाँ पे लोग लार्ज स्केल पे कोई डेमोन्स्ट्रेशन का आड़ लेकर यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब कर सकते हैं, लोगों के जानो माल को नुकसान हो सकता है, तो ज़िला पुलिस ज़िला इंतज़ामिया के साथ डिस्कस करती है और अकॉर्डिंगली डीसी ऑफिस से ऑर्डर इशू होता है। तो आज के लिए एहतियातन यहाँ पे 144 लगाया गया है। तो पिछले साल बारामूला से एलओसी पार कर पीओके गई एक महिला को आज वहां के प्रशासन ने वापस अपने मुल्क भेज दिया है।
शाहिना अख्तर नाम की ये महिला कश्मीर के उड़ी इलाके की निवासी है, जिसे आज पीओके प्रशासन ने पुंछ के चक्कादा बाग इलाके में सेना और पुलिस प्रशासन के हवाले कर दिया। आज इस महिला के लिए चक्कादा बाग का गेट खोला गया और 1 साल 2 महीने पीओके में बिताने के बाद ये महिला आज आखिरकार भारत वापस पहुंच गई। बारामूला से कहीं एलओसी क्रॉस करके चली गई थी, जिसको पीओके की अथॉरिटी ने जो है आज इंडियन आर्मी और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले किया है। इस सिलसिले में आज हम उनको लेके वापस आ रहे हैं। कितनी देर बाद के साथ वापस लाया? ये तकरीबन 1 साल 2 महीने के बाद, जैसा हमें मालूम हुआ है कि 1 साल 2 महीने के बाद वापस आई। क्या किस तरह की फॉर्मेलिटी कंप्लीट की गई? जो भी फॉर्मेलिटी जो हमारी होती है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और मेडिकल फैसिलिटी वगैरह जो भी हमने करके वापस लाए। जैसे कोविड-19 का दौर भी चल रहा है, उसके दौरान कुछ टेस्टिंग वगैरह सब हुई है? इनका टेस्टिंग हम दोबारा से यहाँ करेंगे और उन्होंने मेडिकल फिटनेस की सर्टिफिकेट हमें दी है। तो कश्मीर घाटी में आतंकियों द्वारा सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की एक बड़ी साजिश नाकाम कर दी गई है। सुरक्षा बलों ने श्रीनगर बारामूला हाईवे पर आईईडी बरामद कर उसे डिफ्यूज कर दिया है। यह आईईडी हाईवे पर पट्टन इलाके में एक पेट्रोल पंप के पास छिपाकर रखी गई थी और सेना की 29 राष्ट्रीय राइफल्स की आरओपी ने सुबह 5 बजे के करीब इस आईईडी को ढूंढ निकाला और उनके बम निरोधक दस्ते ने इसे समय रहते डिफ्यूज कर दिया। तो विश्व हिंदू परिषद की जम्मू कश्मीर इकाई ने लोगों से कल यानी 5 अगस्त को दूसरी दीपावली के रूप में मनाने की अपील की है और कल अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया जा रहा है, जिसके चलते परिषद की ओर से ये अपील की गई। इकाई के कार्यकारी राजेश गुप्ता ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लोगों से कल रात से दूसरी दीपावली मनाने और 5-5 दीपक जलाने की भी अपील की। रक्त रंजित संघर्ष और विश्व के सबसे लंबे चलने वाले मुकदमे के बाद रामलला का मंदिर बनने जा रहा है, लेकिन कोविड की संभावनाओं को देखते हुए उसकी सेलिब्रेशंस जो हैं उनको बहुत ही मर्यादित ढंग से और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए किया जाए तथा कल सुबह राम मंदिर के भूमि पूजन का जो लाइव प्रसारण होगा सभी टीवी चैनलों में, उनको अपने परिवारों के साथ, अपने समूहों के साथ, अपने घरों और कार्यालयों में देखें और उसके साथ साथ विजय मंत्र का जाप करते हुए उसको सोशल मीडिया पर और अन्य जो साधन है मीडिया पे उस पर प्रचारित करें। ये विश्व हिंदू परिषद एवं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा ऐसी अपील जारी की गई है और इसके साथ साथ शाम को हर घर अपने यहाँ पर 5 दिए जला करके एक दूसरी दीपावली के रूप में इसको मनाए। तो 5 अगस्त के दिन को यादगार बनाने के लिए प्रदेश भाजपा तैयारियों में जुटी हुई है और इसी कड़ी में आज बछना भाजपा मंडल ने कस्बे में व्यापारियों और गणमान्य लोगों में 5 अगस्त से संबंधित कैलेंडर और पत्रिकाएं बांटी और इस अवसर पर पूर्व विधायक अश्वनी शर्मा मुख्य रूप से वहां मौजूद रहे। कल इसको बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाने जा रहे हैं। उसी सिलसिले में आज बाजार में हमने कैलेंडर और पत्रिका जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू किया है कि हम जितने भी हमारे व्यापारी संगठन हैं, जितने भी हमारे सोशल संगठन हैं, जितने हमारे यहाँ रिलीजियस ऐसे संत महात्मा हैं, उनको हम ये कैलेंडर और पत्रिका डिस्ट्रीब्यूट करके इसके महत्व के बारे में उनको जागृत कर रहे हैं। तो डोडा के नगरी मोहल्ले में चोरों ने एक सूने घर को निशाना बनाया है। वार्ड नंबर 17 में स्थित इस घर से चोरों ने सोने चांदी के जेवरात सहित वहां रखे रुपयों को भी साफ कर दिया और इस घर के निवासी ईद मनाने गए हुए थे जब चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। वहीं पुलिस ने अज्ञात जो लोग हैं उनके खिलाफ मामला दर्ज कर इस मामले की तहकीकात शुरू कर दी है, लेकिन चोर अभी तक पकड़ में नहीं आए हैं। यहाँ पर फोन आया कि आपके घर में चोरी हो गई 3 तारीख को। हम 3 तारीख को वापस आए, उसी वक्त हम आप उसी शाम को ही हमने पुलिस थाना
कितनी चोरी हुई? हमारी चोरी होगी सर 80-90,000 रुपये नगद कैश और 6 तोले सोना। तो नगरोटा डिग्री कॉलेज का निर्माण कार्य शुरू ही हुआ था कि इसको कहीं दूसरी जगह पर शिफ्ट करने के आदेश को लेकर भड़के हुए स्थानीय लोगों द्वारा ये धरना दिया गया है और धरना 14वें दिन में भी प्रवेश कर चुका है। हालांकि अभी तक सरकार का कोई भी वरिष्ठ अधिकारी धरना स्थल पर नहीं पहुंच सका है। कॉलेज संघर्ष समिति के अध्यक्ष रामेश्वर शर्मा ने सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए राजनीतिज्ञों को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि इस कॉलेज को कहीं दूसरी जगह पर शिफ्ट करने का निर्माण जो शुरू करने की कोशिश की जा रही है, निर्णय लेने की कोशिश की जा रही है, तो इस निर्णय को लेकर सरकार द्वारा बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इतने दिन गुजरने के बाद भी सरकार का कोई भी वरिष्ठ अधिकारी यहां पर नहीं पहुंच सका और इस अवसर पर अन्य वक्ताओं ने भी नगरोटा क्षेत्र के सभी लोगों को पार्टी लाइन से ऊपर उठकर इस धरने में शामिल होने की अपील की। एक गल आखना चाहना एडमिनिस्ट्रेशन ही कि बड़े बड़े ऐसे दिखे सरकार च होंदे हुए भी प्रोग्राम दिखे कि लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नर रूल च कम से कम ज्यादा नींह पत्थर रखा जा। पहली मिसाल होनी JNK बाहर का मीह पता नहीं, पहली मिसाल JNK होनी कि जिस एडमिनिस्ट्रेशन ने पत्थर रखे वो एडमिनिस्ट्रेशन अज तुमड़ुक करा दिया इस जगह ले। इस जगह का मैं चाहना प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए। क्या वजह की ये बच्चे कन्नै खिलवाड़ क्यों होता, कालेज के बच्चे कन्नै खिलवाड़ क्यों किया। 8वीं दी जितने क्लासा चलदियां से उत्थे कालेज बैठाएगा। एक अपील नगरोटा वासी अगे कटल बटाल नदौर टोक वजीरा पंजगराई जगटी खानपुर इन्हें मैं सारे अगे अपील करना। ये कोई सियासी स्टेज नहीं साड़ी है, ये सारे बैठे दे, लेकिन उनके पर मैं जरूर बोलगा जेडे कि इलैक्शन होंगी 2 दिन पहले वो भरने पाइए आई जाते थे इलैक्शन के दौरान लोग बेवकूफ बनाते। अज वो लभा दे नहीं असें घर पाइए मैसेज भेजा दे कि साड़ी संसद कन्नै गल होआ दी, साड़ी ओले कन्नै गल है। मैं उन्हें कंडेम करना जियां कि इत्थे काफी पिछले 14 दिन का एक धरना चला दा जेड़ा कि नगरोटा दे बैनर तले करा दे। साड़ी डिमांड है कि जेड़ा डिग्री कॉलेज है एदी तामीर जिथे होई उत्थे गा बनना चाहिए है। ते बड़े अफसोस कन्नै आख्या जांदा कि पिछले 14 दिन दे विच साड़ी सुनवाई जेड़ी है हाले तक जूं तक नहीं रही है एडमिनिस्ट्रेशन के कन्ने दे विच। ते अस अज ये आखना चाहगे कि अगर इस तरीके की इंदी सुस्त नीयत दे कन्ने साड़ी डिमांड गी इन्हें नहीं मन्निया तो आने वाले दिनों के जिहड़ा प्रदर्शन है बड़े जोरदार तरीके कन्ने और सारे लोगों की कन्ने लईए बड़े जबरदस्त तरीके कन्ने किया जाग। ओहदी जिहड़ी जिम्मेवारी है फिर वो एडमिनिस्ट्रेशन की होग। दूआ मैं अज नगरोटे के तमाम लोगों की आह्वान करना चाहगा, खास करिए जिहड़ियां सारियां 18 पंचायतां जिहड़ियां कन्ने लगदियां ना कि कम से कम इस संघर्ष समिति के बैनर तले आई है। तुहाडी पार्टी कोई भी है, तुहाडी सोच जिहड़ी है कोई भी है, कुछ भी हो सकता है, वो तुस अपनी एक साइड पर रखी है। अज के दिन के एक जी साड़ी लड़ाई नगरोटे के कामन काज आस्ते चला रही है, उस लड़ाई की अस बड़ी जड़ी इन्हां दे हिस्सा लैचे। असें लोकें आखने नहीं पवाया, सारे लोकें हुण पता लगी चुके दा कि 14 दिन का धरना चला दा। इस धरने दे शामिल होइए ते इस धरने की कामयाब करो। तो जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के निरस्त होने की वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर भाजपा एकात्म सप्ताह मना रही है और एकात्म सप्ताह के दौरान भाजपा के एक विधान, एक प्रधान और एक निशान के लिए प्रजा परिषद द्वारा शुरू किए गए आंदोलन में शामिल लोगों को सम्मानित कर रही है। और इसी कड़ी में सांसद जुगल किशोर शर्मा और पूर्व MLC विक्रम रंधावा ने इस आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाने वाले ओमकार नाथ काक के घर जाकर उन्हें सम्मानित किया। जो भी वह लोग जिन्होंने 370 हटाने के लिए संघर्ष किया था और विशेष तौर पर एक विधान, एक निशान और एक प्रधान को लेकर एजिटेशन की थी, और उस समय की जो सरकारें थी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, उन्होंने बहुत सारी यातनाएं और प्रताड़नाएं इन लोगों को दी थी, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी थी। आज धारा 370 जो है वो हटा दी गई है। उसी उपलक्ष्य पर हमारे कुलभूषण मल्होत्रा जी ने बाकी सहयोगियों के सहयोग से ये एक किताब जो है ये लिखी है, और इसमें मिशन अकम्प्लिश्ड, और इसमें इस किताब में उन लोगों का सबका जिक्र है जिन्होंने 370 हटाने के लिए अपना योगदान। तो जम्मू शहर के ट्रैफिक जैम को निजात पाने के लिए पटरी पर लाने के लिए सरकार द्वारा शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल लाइट्स लगाई गई थी, लेकिन अब ये लाइट्स जो हैं ट्रैफिक को सुचारू बनाने की बजाय शोपीस बनकर रह गई हैं। लोगों के मुताबिक शहर में लगी ये ट्रैफिक सिग्नल लाइट्स कई जगहों पर बंद पड़ी हुई है, जिसके कारण ट्रैफिक सिस्टम को सुधारने का उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है। ट्रैफिक लाइट सिग्नल जो है कोई भी नहीं
नहीं चलता। जैसे कि लॉकडाउन के चलते लोगों से गवर्नमेंट अपील कर रही है कम से कम बाहर निकले घर से और ट्रैफिक के नियमों का पालन करें और जो है भीड़ ज़्यादा इकट्ठी नहीं करें। लेकिन फिलहाल में अगर आप देखेंगे इस टाइम पे काफ़ी सारा ट्रैफिक है और यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल जो है वो बिल्कुल ही काम नहीं करते हैं। इसकी वजह से जितने भी ट्रैफिक कर्मी हैं उनको ट्रैफिक को कंट्रोल करने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ जितने भी हमारे जम्मू में ट्रैफिक सिग्नल्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया जाए, जिस तरीके से ट्रैफिक कंट्रोल में की जाए। ट्रैफिक लाइटें हमारे जम्मू में लगी तो सब जगह है, पर चलती बहुत कम है, आधी चल रही हैं आधी खराब हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि कम से कम इनको ठीक कराए। ये अगर ठीक हो तो हमारे जम्मू में जो एक्सीडेंटों के केस होते हैं वो उससे काफ़ी फर्क पड़ जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ट्रैफिक लाइटें जो हैं ठीक जल्दी से जल्दी कराई जाएँ। अब तो मतलब कि अगर खुला तो लाइटें ठीक हो जाएंगी तो हमारा सिस्टम काफ़ी फर्क पड़ जाता है, एक्सीडेंट में काफ़ी फर्क पड़ जाएगा। तो भूतकाल के इतिहास की साक्षी धरोहरों के संरक्षण की जिम्मेदारी हर सरकार व जनमानस पर होती है और कई बार धरोहरों पर संरक्षण और पुनर्निर्माण जनमानस के लिए परेशानियों का सबब भी बन जाता है, जिसकी जीती जागती मिसाल है जम्मू का मुबारक मंडी परिसर। डोगरों की धरोहर मुबारक मंडी में सरकार द्वारा लगाए गए पुनर्निर्माण कार्य को सुरक्षा देने के लिए दोनों ओर लगाए गए गेट स्थानीय लोगों के लिए जी का जंजाल बन गए हैं। मंडी परिसर में प्रवेश के दोनों स्थानों पर संबंधित विभाग द्वारा गेट लगाने से पूरे क्षेत्र के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के मुताबिक पिछले लगभग 40 सालों से आसपास के क्षेत्र के हजारों लोगों का इस परिसर से आवागमन लगा रहता है, लेकिन निर्माण कार्य की सुरक्षा के बहाने लगाए गए दोनों गेट उनके लिए आफत बन गए हैं। उन्होंने कहा कि धरोहरों के पुनर्निर्माण का कार्य करना अति जरूरी है, लेकिन लोगों की सुविधाओं का भी ख्याल रखना सरकार का फर्ज बनता है। सर ये अनमोल धरोहर है, डोगरों की रियासत है। सर आज से 40 ईयर्स 50 ईयर्स पहले हमारे फादर भी कहते थे कि यहाँ से हम जाते थे तो सिर खटके जाते थे, जैसे हम गुरुद्वारे जाते हैं वैसे ही जाते थे। वहाँ की ऐसे तब भी ये गेट रात को 10 बजे बंद होता था, सुबह मॉर्निंग में 5 बजे खुल जाता था और लोग मॉर्निंग वॉक भी करते थे। यहाँ के डोगरे जो बशिंदे हैं यहाँ के रहने वाले इस रियासत के, तो महाराजा ने तभी भी खोला हुआ था। लेकिन इन्होंने तब से चल रहा है, ऐसे कोर्ट भी रहे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी रहे यहाँ, आज कोर्ट शिफ्ट हो गए हैं, अब हेरिटेज के अंडर कर दिया है डिपार्टमेंट। लेकिन हेरिटेज के ये मतलब थोड़ी है कि आप पब्लिक हरासमेंट करेंगे तो अपना काम करेंगे, ऐसा थोड़ी चलता है। आप अपना भी काम करें, पब्लिक को भी चलने दीजिए ना, ऐसा रास्ता निकालिए ना। ऐसा थोड़ी होता है कि आप पूरी पब्लिक को हरासमेंट कर देंगे। अभी पीछे किसी हमारी कोई लेडी व किसी को बीमारी हो जाएगा, वो यहाँ कोई बैट फोर्स के बंदे आर्मी थोड़ी लगाई है कि फटाफट गेट खोल देंगे, जैसे उनका काम होता है। ऐसे ना पुलिस है यहाँ पे, ऐसे लगा दी हुई है, जो बंदे लगाएंगे वो शराब पीकर रात को सोया होगा, हम पहले उसको देखेंगे कहाँ ढूंढेंगे, हमारा बंदा मर जाएगा, हम हॉस्पिटल कब पहुंचेंगे, पता नहीं किसकी डिपार्टमेंट है, किसका जिम्मेवार कौन है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। सर ये लॉकडाउन से किया, 3-4 दिन से शुरू हो गया। दोनों तरफ से गेट बंद कर दिए कि ना आने का रखा है या जाने का रखा है। ये गेट है, ये देखिए पूरा लॉक कर दिया हुआ है। ये कोई तरीका थोड़ा ना गवर्नमेंट का, उसको देखना चाहिए कि भाई पब्लिक को यहाँ कितनी मुश्किल हो रही है, हरास हो रही है पब्लिक, छोटे छोटे बच्चे हरास हो रहे हैं, आना जाना मुश्किल हो रहा है। यहाँ पे गाड़ी की पार्किंग देखिए यहाँ पे क्या हाल है। अब गाड़ी कहाँ पे लगाएंगे, कोई आएगा तो आ ही जाएगा तो वापस थोड़ा ना जाएगा। इस मोहल्ले में जाने कितना नजदीक रास्ता था जहाँ फिर घूम के, ये सबसे ज्यादा नजदीक रास्ता यही है। उसके साथ ये छोटी छोटी गली है, स्कूटर जाते हैं, यहाँ से क्या करोगे। ये छोटे सी गली है यहाँ पे अंदर जाने के लिए, पूरा मोहल्ला है, 500 घर है, 500 घर उस तरफ है, ठीक है, 1000 घर का इन्होंने रास्ते बंद कर दिए। ये गवर्नमेंट, हाँ ये बंद करने की तो जरूरत नहीं है अभी, ना इनका अंदर से कोई ऐसा काम चल रहा है, ठीक है। हाँ तो और क्या, पूरा एरिया बंद कर देना चाहिए इनको, अगर ऐसे इतनी प्रॉब्लम है। इससे गेट बंद करने का मतलब ही नहीं बनता है गवर्नमेंट का। दोनों गेट का बंद कर दिया, ये इसको खोलना चाहिए बस, इस गेट को, और कोई मतलब नहीं। रास्ता है, हेरिटेज रास्ता है, रास्ता तो बंद किया नहीं जा सकता है। या तो गवर्नमेंट को नया रास्ता दे दे, फिर इसको बंद कर लिया, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जम्मू नगर निगम द्वारा शहर के हर वार्ड को रोशन करने के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन वार्ड नंबर 61 अंबिका बिहार के लोगों ने निगम के इन दावों की हवा निकाल दी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पिछले 2 वर्षों से इस वार्ड की स्ट्रीट लाइट्स गुल पड़ी हुई है, जिसके चलते सूरज ढलते ही वार्ड जो है वो गुप अंधेरे में डूब जाती है, यानी कि बिल्कुल वहां पर अंधेरा छा जाता है। और लोगों के मुताबिक वार्ड के अंधेरे में इस तरह से जब लोग गुजरते हैं तो उन्हें परेशानी होती है। वहीं चोर भी इसका लाभ उठा रहे हैं। वो कई बार जम्मू नगर निगम के अधिकारियों के साथ साथ स्थानीय पार्षद से भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई भी अभी तक इन गलियों को रोशन नहीं कर पाया। इन्नी मुश्किल है, बच्चे
कुदै अग्गें पिच्छे गेदे हो न्हेरा होई जा आ ही नहीं सकदे हैन टार्चां लेइयै जाने पौंदा ना कोई 2 साल होई गे लैटे वाला कोई आंदा ना कोई इधर कोई किसी चीज वाला नहीं आंदा साढ़े वोट लैन आंदे न 61 नंबर वार्ड जेह्ड़ी एह् कोई नहीं इधर आंदा है बड़ा मुश्किल असें लैट दा न्हेरे सनेरे सप्प कीड़े दी बार है चोरियां होंदियां न केह् करचै कुत्थै जाचै कुसी सनाचै इधर कोई आंदा नहीं ते कुसी सनाना अपील करना चाहगे मेयर साहब की क्या आखगे कि लाइटां लगणगे लाइटां लगनियां चाहिदियां जेह्ड़े समझी लै बच्चे बेचारे आंदे जंदे न उ'नें मुश्किल नहीं होनी चाहिदी है। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।